हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। आज हम दादा भाई नेहरू द्वारा दिए गए बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत। ये सबसे पहले किसने दिया था ये थ्योरी? दादा भाई नेहरू ने दिया था। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा दादा भाई नेहरू के बारे में बता देती हूँ कि दादा भाई नेहरू का जन्म 4 सितंबर 1825 को गुजरात में हुआ था। गुजरात में सूरत के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नवसारी जिले में हुआ था गुजरात, जो कि उस समय क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये पार्ट था। और दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और एक और उपनाम से भी जाना जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इनके दो उपनामों से इन्हें जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 सितंबर 1825 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था। और ये एक पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और 1850 और इसकी इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज से हुई थी। और बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में ही ये मैथ और नेचुरल फिलोसफी के टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे। मैथ एंड नेचुरल फिलोसफी ये पढ़ाया करते थे। तो मैथ की कैलकुलेशन इनकी बहुत अच्छी थी, तभी तो उन्होंने 1867 में ये थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, जो कि उस समय भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनिटी लाने की कोशिश की, पूरे भारत को एक यूनाइटेड रूप में देखा। और तब उन्होंने इस थ्योरी को दी जब भारत कई प्रिंसली स्टेट में लगभग 600 देसी राज्य रजवाड़ों के स्टेट में बटा हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कि मैथ और नेचुरल फिलोसफी के टीचर भी थे। और 1854 में इनकी एक बहुत ही फेमस पत्रिका आई थी, रस्त गोफ्तार, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ टेलर, यानी कि सच बोलने वाला। और 1855 में दादा भाई नेहरू ब्रिटेन गए, कामा एंड कंपनी के पार्टनर के रूप में ये ब्रिटेन गए थे। बाद में वहां पे ये नेहरू एंड कंपनी नाम के उन्होंने जो कॉटन एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी खोली। और ब्रिटेन में ही एक यूनिवर्सिटी में वो गुजराती के टीचर भी बने। तो इतना सब कुछ मैंने आपको दादा भाई नेहरू के बारे में बताया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, किसे अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। 3 बार ये अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सेशन हुए उसके। और साथ ही साथ दादा भाई नेहरू के नाम से भारत में, पाकिस्तान में एंड लंदन, इन तीनों जगहों पर सड़कें हैं। पहले ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम पर तीनों जगह पर सड़क का निर्माण किया गया है। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सबसे पहले भारतीय थे जो मेंबर बने, वो कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको दादा भाई नेहरू के बारे में बताया। अब हम देखेंगे इनकी सबसे फेमस थ्योरी जो रही, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, उस में इन्होंने क्या कहा कि किस तरह से भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, उस पर अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा में इन्होंने बताया कि किस तरह से भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, किस तरह से भारत का धन बाहर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। और इनका टॉपिक था इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया। क्या था इनका टॉपिक? इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू
इंडिया। अपने इस टॉपिक के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत से धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा है, इसलिए भारत के प्रति इंग्लैंड की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए। और बाद में उनकी एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में इन्होंने बताया, उनकी एक बुक थी, कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और उस टाइम पर इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है भारतीयों की। समझ लीजिए कि कितना कम है। और बाद में दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का समर्थन आरसी दत्त ने भी किया। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया। और विपिन चंद्र ने भी इसे पूरा डिटेल में बताया है कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। भारत से जो धन जा रहा था ब्रिटेन, ड्रेन हो रहा था जो वेल्थ का, उसके जब दादा भाई नेहरू ने जब इसे एक्सप्लेन किया तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी इसकी बहुत चर्चा हुई। लगभग जितने भी वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसका समर्थन किया कि हाँ, भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है ब्रिटेन के, जॉन सुलिमन, उन्होंने एक बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से, उन्होंने तो एक तर्क ही दिया कि हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है, याद रखिएगा सुलिमन नाम था उनका, जॉन सुलिमन, कि हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हम गंगा से धन को सोख कर किस में डाल देते हैं, टेम्स नदी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी व्यवस्था एक स्पंज के जैसी काम करती है, एक स्पंज के जैसी काम करती है, जो गंगा से सारे धन को निचोड़ लेती है, सोख लेती है, और वो कहाँ डाल देती है, जाकर ब्रिटेन में डाल देती है, टेम्स में डाल देती है। तो जॉन सुलिमन ने ये कहा था। अब हम इसको देखेंगे कि आखिर दादा भाई नेहरू जी ने इसको किस तरह से बताया, किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1599 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए कब आई थी, 1600 को आई थी, 1600 में आई थी। तो एज ए ट्रेडर के रूप में आई थी, एक व्यापारी के रूप में आई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे लेकर वो कहाँ आती थी, भारत में आती थी, और यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदती थी। रॉ मटेरियल खरीदती थी या फिर स्पाइसेस खरीदती थी, जो भी उनको लेना होता था खरीदती थी। तो उस समय भारत में क्या आता था, ब्रिटेन से धन कहाँ आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेडर्स के रूप में भारत आता था। कहाँ आया, इंडिया में आया, ये सारा धन भारत आया। तो भारत एक सोने की, तो उस समय के जितने भी राजा थे, मुगल जितने भी सम्राट थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया। इसी वजह से दिया क्योंकि ब्रिटेन से धन कहाँ आता था, भारत आता था, और बदले में वो यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे। लेकिन जब 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई, बंगाल पर उनका अधिकार हुआ। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इसमें दो ट्रीटी हुई थी। पहली ट्रीटी जो हुई थी वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, और जो सेकेंड ट्रीटी की गई थी इलाहाबाद की, वो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड के साथ हुई थी। तो जो दूसरी संधि हुई थी शाह आलम सेकेंड के साथ, उसमें क्या मिला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको मोनोपोली मिला, भारत में मोनोपोली मिला व्यापार करने का बंगाल में, और साथ ही साथ बंगाल का क्या मिला, दीवानी राइट मिला।
दीवानी राइट मिला, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और ये बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, इसके वीडियो डिटेल में मेरे चैनल में अवेलेबल है, एक बार आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये दो बैटल को समझे बिना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य विस्तार हुआ भारत में, उसको नहीं समझ पाइएगा। तो एक बार मैं कहूंगी आपसे कि आप इसको जरूर देखिए, चैनल पे अवेलेबल है, उसमें मैंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जब दीवानी राइट मिल गए बंगाल के, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रिटेन से जो धन आता था पहले, ब्रिटेन से क्या आता था? सोने चांदी ये सब लेकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आते थे? भारत में आते थे। भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। तो जब उनको दीवानी राइट मिल गया, बंगाल का दीवानी राइट मिल गया, तो अब उनको ब्रिटेन से पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं थी। अब वो भारत में ही जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था भारत के एक पार्ट से, बंगाल से, उसी से वो क्या करने लगे? रॉ मटेरियल खरीदने लगे। और उनको पैसे लाने की जरूरत नहीं हुई। यहीं के पैसे से वो खरीद कर कहाँ लेकर जाने लगे? ब्रिटेन लेकर जाने लगे। और वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हो रहे थे, औद्योगिकरण हो रहा था, और वहां से तैयार माल भारत में क्या करने लगे? बेचने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। किसको? भारत में ही एक्सपोर्ट करने लगे, बहुत हाई रेट पर। उसकी कॉस्ट क्या होती थी? हाई होती थी। तो एक तो रॉ मटेरियल जो भारत से जा रहा था, उसके पैसे भारत को नहीं मिले, और दूसरी बात कि यहाँ ही आकर उन्होंने उस तैयार माल को बेचा, भारत के रॉ मटेरियल से तैयार किए गए माल को बेचा, और यहाँ पर रेट उन्होंने क्या रखा था? बहुत हाई रखा था। तो ये भी पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। तो सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा था, और धन का इस तरह से क्या हो रहा था? निष्कासन हो रहा था। इसको मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, पॉइंट में भी बताऊंगी कि किस किस तरह से इन्होंने भारत से धन को लूटा। धन की लूट ही इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने धन की लूट ही कहा है। तो इसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई धन के निष्कासन को लेकर, ड्रेन थ्योरी को लेकर। तो उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। भारत से जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, कच्चा माल था, वो यहाँ से लेकर कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन जाते थे। पहले जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी धन लेकर आती थी, सोने चांदी लेकर आती थी, बंगाल का दीवानी राइट मिलने के बाद यहीं से जनरेटेड राजस्व से, यहीं के जनरेटेड रेवेन्यू से ये कच्चा माल खरीदने लगी। तो इंडियन रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। और ये जो कच्चा माल उनको मिलता था, वो कैसे मिलता था? बहुत सस्ते दामों पर वो लेकर जाते थे। चीप रॉ मटेरियल्स थे, बहुत कम पैसे दिए जाते थे भारतीयों को इसके बदले में। और कॉस्टली इंपोर्ट, भारत में जब ये माल तैयार होता, तो भारत में जब लाकर उसको बेचा जाता था, तो उसके रेट क्या हुआ करते थे? काफी हाई होते थे। तो ये भी जो धन है वो कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। और इस तरह से क्या हुआ? सस्ते दामों में आप कच्चा माल खरीद कर ले गए, और जो तैयार हो गया सामान उसको भारत में ही हाई रेट पर लाकर बेच दिए। तो ये क्या हो गया? एक तरह से ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। आप यहीं से कच्चा माल ले जा रहे हैं बहुत ही कम दामों पे, और अपने यहाँ से आप उसी कच्चे माल से चीजों को तैयार करके ला रहे हैं, और भारत में ही उसको बहुत हाई रेट पर बेच रहे हैं। तो व्यापार का क्या हो गया? असंतुलन हो गया। और साथ ही साथ इन्होंने जो लेबर थे उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा किया। तो इस तरह से ये सारे उनके टूल्स आप कह सकते हैं कि धन का निष्कासन के उनके टूल्स थे। अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ वो खर्च करते थे, और कैसे कैसे भारत से धन का निष्कासन हुआ, किस तरह से भारत का धन ब्रिटेन गया। तो
भारत से धन का जो ड्रेनेज है वो किस तरह से हुआ ब्रिटेन में। सबसे पहले तो आप देखिए, होम चार्जेज उन्होंने एक लगाया था, होम चार्जेज उन्होंने एक लगाया था, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जिसको भारत सचिव कहते हैं, प्लस उसके 15 मेंबर्स, उसका जो भी सैलरी वगैरह है उसका खर्च कहाँ से लिया जाता था? भारत से लिया जाता था। भारत से जनरेटेड रेवेन्यू से ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और उसके 15 मेंबर्स का खर्च होता। और ये कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में बैठते थे। तो ये सारा खर्च कहाँ कहाँ की इकोनॉमी में खर्च हो रहा था? ब्रिटेन की इकोनॉमी में खर्च हो रहा था। यानी भारत का धन भारत के सीमा के अंदर खर्च नहीं हो रहा था, वो धन कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन की इकोनॉमी में खर्च होता था, न कि भारत की इकोनॉमी में खर्च होता था। अगर आप देखें तो 1900 के बाद ये जो खर्च है वो लगभग 40% तक पहुंच गया था। और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता था? टाइम टू टाइम डिविडेंड दिया जाता था। डिविडेंड दिया जाता था, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसकी हिस्सेदारी दी जाती थी। तो ये भी कहाँ से जाता था? भारत से ही जाता था। भारत से जो ये कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू, उसी से जाता था। और जितने भी फोर्सेस थे, आर्मी थी, उसका खर्च प्लस उसके स्टॉक, गोला बारूद, हथियार, उनकी यूनिफॉर्म, ये सब वो कहाँ से लेकर आते थे? ब्रिटेन से लेकर आते थे। ब्रिटेन से लेकर आते थे। ऐसा नहीं कि वो भारत में तैयार करवाते थे। उनके स्टॉक्स और उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह ये सब ब्रिटेन से आते थे। तो इसका भी जो धन है वो कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। भारत की इकोनॉमी में खर्च नहीं हो रहा, सब कुछ कहाँ खर्च हो रहा है? ब्रिटेन में खर्च हो रहा है। और जितने भी ब्रिटिश एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी, पेंशन, ये सब कहाँ से जाता था? भारत से जो जनरेटेड रेवेन्यू थी उसी से जाते थे। यहाँ तक कि वायसराय का भी सारा खर्चा कहाँ से होता था? भारत की जनरेटेड रेवेन्यू से ही किया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा था, ह्यूज अमाउंट में किया जाता था। और ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे का डेवलपमेंट किया। और रेलवे का डेवलपमेंट उन्होंने क्यों किया था? इसके पीछे भी उनका अपना एक लॉजिक था। रेलवे का डेवलपमेंट उन्होंने इसलिए किया कि ब्रिटेन में क्या है, बहुत ज्यादा धन संचय हो गया था। भारत से जितना भी पैसा यहाँ के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे या जो भी ब्रिटिश एम्प्लॉय थे, वो भारत में रहते थे, यहाँ से अपनी इनकम तो लेते थे, लेकिन भारत की इकोनॉमी में खर्च तो वो नहीं करते थे। वो कहाँ करते थे? ब्रिटेन भेज देते थे। उनकी फैमिली मोस्टली ब्रिटेन में ही रहा करती थी। तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा धन का संचय हो गया। अब जब बहुत उनके पास वेल्थ इकट्ठा हो गया तो उसको वो इन्वेस्ट करना था। ब्रिटेन के जो भी बिजनेसमैन थे उनको इन्वेस्ट करना था। तो उन्होंने कहाँ पे किया? रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया। भारत का ही धन भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बदले में वो 5% इंटरेस्ट भी ले रहे थे। ब्रिटेन की सरकार ने इनको अश्योरेंस दिया था कि अगर आपको किसी भी तरह का हम लॉस नहीं होने देंगे, हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा रेलवे में। और साथ ही सीपीयार्ड का इन्होंने डेवलपमेंट किया था। सीपीयार्ड का डेवलपमेंट किया था, तो जहाज रानी, उसका भी वो भी पैसा कहाँ से इन्होंने लगाया था? भारत का ही पैसा लगाया था। लेकिन उससे जो प्रॉफिट जनरेट होती थी वो कौन यूज करते थे? ब्रिटिशर्स यूज करते थे। ब्रिटेन जाता था। बैंकिंग का डेवलपमेंट किया। ये सारी चीज उन्होंने डेवलप किए, लेकिन अपने फायदे के लिए किए, और बदले में भारत से क्या करते थे? इंटरेस्ट भी लेते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना पर्सनल ट्रेड भी किया करते थे, और उसका भी प्रॉफिट कहाँ जाता? ब्रिटेन चला जाता। यानी कि भारत से के जो भी धन है, अभी जैसे हमें जो भी इनकम होती है तो हम टैक्स देते हैं। उस समय भी किसानों से रेवेन्यू के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो जो भी हम अभी के सिनेरियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हम टैक्स देते हैं तो भारत की बाउंड्री के अंदर ही सरकार खर्च करती है। भारत की सरकार भारत के अंदर ही खर्च करती है, भारत
भारत के डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है, जो भी योजनाएं लाती, परियोजनाएं लाती है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। लेकिन उस समय जब ब्रिटिशर्स थे तो भारत में एक विदेशी सरकार का शासन था, ब्रिटेन का कब्जा था भारत के ऊपर। तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, जो भी प्रॉफिट होता था, वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था। और वो सारा जो प्रॉफिट है वो खर्च भारत के लिए ना करके ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए किया जाने लगा था। यानी कि भारत से सारा धन सोख कर हम ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए वो खर्च कर रहे थे। ऐसी व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने कर रखी थी। तभी तो सुलेमान ने भी कहा था कि हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह है जो गंगा से धन को निचोड़कर टेम्स में डाल देती है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय थे, वो अपना सारा पैसा कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन भेजते थे। वो भारत में बहुत कम खर्च करते थे। यहाँ तो धन का संचय नहीं हुआ, ब्रिटेन में हुआ ज्यादा से ज्यादा धन का संचय। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बंगाल का रेवेन्यू पूरे 70 साल तक और पूरे भारत का रेवेन्यू लगभग 150 साल तक कहाँ चला जाता था? इंग्लैंड चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर भारत में जो भी ब्रिटिशर्स थे, उनकी सैलरी वो भी कहाँ चली जाती थी? सीधे ब्रिटेन चली जाती थी। तो सारे पैसे ब्रिटेन चले जाते थे। और इस तरह से भारत की इकोनॉमी पे लोड बहुत ज्यादा था, बदले में भारत को रिटर्न कुछ नहीं मिला था। तो सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने इस थ्योरी को दिया और लोगों को बताया कि किस तरह से भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। तो जब ब्रिटिशर्स सारा धन भारत से बाहर ले जाने लगे तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ा? तो जो भी रेवेन्यू था वो कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन जाने लगा। बदले में भारत को रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता था, भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। सारा रेवेन्यू, जितना भी प्रॉफिट है, वो भारत से बाहर जाने लगा। सेकेंड, जब सारा रेवेन्यू बाहर चला गया तो इससे क्या होगी? पॉवर्टी होगी। आप अभी भी देख लीजिए, आपको जो भी समस्या नजर आती है वो सब इसका रिजल्ट है। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ याद करके या किस बुक से ही आप कुछ चीजों को समझ पाएगा। आप कल्पना करके भी देखें कि जो भी रेवेन्यू है बाहर चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? गरीबी बचेगी, भुखमरी बचेगी, बेरोजगारी बचेगी, अशिक्षा बचेगी। तो ये सब क्या हुए? भारत में फैल गए। पॉवर्टी हुई, इलिटरेसी, शिक्षा हुई। इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया था, अपनी शिक्षा व्यवस्था लेकर आए थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और ये रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करते थे भारत से? जो बंगाल में तो इनको रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार मिल गया था, दीवानी राइट मिला था। साथ ही परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी, ये सारे इन्होंने जो भू राजस्व वसूल करने की, ये सारे उनके क्या थे? सिस्टम थे जिससे वो लिया करते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी पंजाब वाले एरिया में नहीं, रैयतवाड़ी मद्रास वाले एरिया में, दक्षिण भारत में मद्रास और बंबई में लागू किया गया था। और महालवाड़ी बंगाल और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में लागू किया गया था। इसके भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इससे क्या हुआ? भारत, एक तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहां का डेवलपमेंट हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। और भारत में क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक तरफ जहां ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में विऔद्योगिकरण हो रहा था। यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे क्योंकि वहां पे मशीनों का आविष्कार हो गया था और यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योगों का विकास हुआ था। और हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गए? नष्ट होते चले गए। और
बेरोजगारी तो बढ़ी ही, हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, और साथ ही साथ इन्होंने हमारे जो गांव की सिस्टम थी उसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने तहस नहस कर दिया था। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ये सिस्टम लेकर आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम। तो इससे किसानों से ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट तो परमानेंट कर दिया गया था, एक निश्चित पार्ट ब्रिटिशर्स को देना होता था जमींदारों को, और ज्यादा से ज्यादा वो किसानों से लेने लगे रेवेन्यू के रूप में, तो किसानों का शोषण होने लगा। रैयतवाड़ी में भी कुछ इसी तरह हुआ, और महालवाड़ी में भी किसानों का शोषण हुआ। तो गांव की जो लैंड जो थी, जो अब तक की राज्य की संपत्ति हुआ करती थी, वो उन्होंने खरीद बिक्री का बना दिया, और महाजन, साहूकार, इन सब का विकास हुआ गांव के एरिया में, और ब्याज पे पैसे जाने लगे, और ब्याज पर किसान भी और जमींदार भी ब्याज पर पैसे लेकर किसको देने लगे? ब्रिटिशर्स को देने लगे। और जमीन का जो मालिक, कभी जो किसान हुआ करता था, वो जमीन से भी बेदखल होने लगा, उनको अपनी जमीन की बेचना पड़ता था, साहूकार महाजन भी उसको हड़प लिया करते थे। तो भारत में जो है पोवर्टी बहुत असीम लेवल पे, आप कह सकते कि बहुत हाई हो गई, और इसका ये रिजल्ट हुआ कि भयानक फेमाइन आए थे बंगाल में भी फेमाइन आए। 1770 के आसपास की बात है, बंगाल में भयानक फेमाइन आए थे, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन वहां की नष्ट हो गई थी। और ये कैसा था? मैन मेड फेमाइन था, ऐसा नहीं था कि नेचुरल था, ये मैन मेड फेमाइन आया था बंगाल में। ये भी किसकी वजह से हुआ था? ब्रिटिशर्स के वजह से हुआ था। और जितना भी प्रॉफिट है वो किसके हाथ में जाने लगा? ब्रिटेन के हाथ में जाने लगा। भारत से धन कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन जाने लगा। जैसे आप पहले के समय देखिए, जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, या फिर मुगल भी आए भारत में, आप मुगल का ही एग्जाम्पल ले लिए, मुगल में आए भारत में, तो ये भी भारत में जब आए, भारत में शासन किए, तो जो भी धन थी यहाँ की, उन्होंने भारत के बाउंड्री के बाहर उसको खर्च नहीं किया। उन्होंने जितनी भी चीजें की वो भारत के अंदर ही की, तो भारत का धन भारत में ही रहा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ऐसे थे, पहली बार ऐसा हुआ था जो भारत से सारा धन कहाँ चला गया? बाहर की तरफ चला गया, ब्रिटेन की तरफ चला गया। और इसका ध्यान सबसे पहले किसने दिलाया था? दादा भाई नेरोजी ने दिलाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, जितनी भी अभी भी आपको जो इफेक्ट नजर आता है वो अभी भी हमारे इकोनॉमी में आपको दिख जाएगा। ये सब ब्रिटिशर्स की ही देन है। हमारे गांव की व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया था। तो जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो जब 1947 में अंग्रेज भारत से बाहर गए, तो बहुत ही गरीब देश छोड़कर गए थे। बहुत स्थिति हमारे देश की खराब थी, और साथ ही साथ इसे दो पार्ट में बांट कर भी गए। इन्होंने लूटा भी, और साथ ही साथ हमारे देश का बंटवारा भी कर दिया, भारत और पाकिस्तान के रूप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किस तरह से भारत से धन का निष्कासन हुआ, उसको समझने में आसानी हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों की भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।